गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोग देख रहे हैं वेदांतु का नीट मेड इजी चैनल और हम आज करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का वन शॉट में सेशन पूरा हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, सो मैं कल एक सब्जेक्ट एक टॉपिक मैंने कल आप लोगों के साथ कवर करा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का, और उसके नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो कमेंट्स में आप लोग ने बताया था मैम साउंड में कुछ तो इशू है। तो आई होप आज आप लोगों को साउंड में कोई इशू ना आए। I have made all the necessary precautions. I've taken all the precautions that are required here. तो देखते हैं आज साउंड एंड ऑल विल बी ओके विद ऑल ऑफ यू। एंड जो भी बच्चे क्लास में बैठे हैं सारे बच्चे प्लीज़ इस कंटेंट का नोट्स बना के ले जाए। ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स आपको लास्ट मिनट रिविजन में हेल्प करेंगे और ये बच्चों सेशन में PYQs भी मैं आपसे कराने वाली हूँ, तो एंड तक होल्ड करना PYQs के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हेडिंग दे दिया सबने। बच्चों माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बहुत सारे डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ लाइफ में यूज करते हैं। हम हाउस होल्ड में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, सीवेज में यूज करते हैं, बायोगैस में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, हर जगह पे यूज करते हैं। तो मैम ने सब कवर उधर बता दिया आपको क्या क्या हमको आज पढ़ना है। सबसे पहले हाउस होल्ड कॉम्पोनेंट्स में जाएंगे। तो हाउस होल्ड कॉम्पोनेंट्स में सबसे पहले आता है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाता है। अब ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं मेरे बच्चों, इनके ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज हमारे पास अवेलेबल होता है। जैसे मिल्क से हमको कर्ड मिल रहा है, योगर्ट मिल रहा है, चीज मिल रहा है, बटर मिल रहा है, सो मेनी ऑप्शंस। सबसे पहले हम NCERT वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कर्ड, है ना, इसको हम समझ लेंगे। क्या था बच्चों, कर्ड में क्या हो रहा था? कर्ड बनाने के लिए हम यूज करते थे मिल्क। ठीक है, मैंने ग्लास बना दिया, उस ग्लास में आ गया आपका मिल्क। इस मिल्क के अंदर आपके पास प्रेजेंट होता था बच्चों बहुत सारे प्रोटीन्स एंड बहुत सारा शुगर। दो चीजें प्रेजेंट होंगी, एक होता है बच्चों प्रोटीन्स और दूसरा होता था शुगर। ठीक है, जो प्रोटीन प्रेजेंट होता था बच्चों इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट थे? केसीन। और अगर आप शुगर की बात करो तो कौन सा शुगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में आपको मिल रहा था? लैक्टोस। ठीक है, अब इस मिल्क के अंदर होने वाले इस कंपोनेंट्स की मदद से हमको इस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते थे, इसके अंदर ऐड करते थे, इस मिल्क के अंदर ऐड करते थे इनोक्यूलम। इनोक्यूलम का मतलब क्या है मेरे बच्चों? इनोक्यूलम का मतलब है स्टार्टर कल्चर। स्टार्टर कल्चर मतलब स्टार्टर कल्चर डाल देंगे। स्टार्टर कल्चर का मतलब क्या है बच्चों? स्टार्टिंग में हमको इनिशियली थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करने पड़ते हैं टू किक स्टार्ट अ प्रोसेस। अगर आपको कोई भी प्रोसेस को फुल फ्लेज अगर चालू करना है तो इनिशियली वो प्रोसेस को स्टार्ट कराने के लिए थोड़े बैक्टीरिया तो हमको खुद से डालने पड़ेंगे। तो खुद से हम जो बैक्टीरिया थोड़े से डालेंगे उसको हम स्टार्टर कल्चर कहेंगे और उसी को हम इनोक्यूलम कहेंगे। इसलिए घर पे दही जमाते टाइम मम्मा क्या करती है, मम्मा एक पतीले भर में दूध ले लेती है और उसके अंदर 1 चम्मच दही डालती है। करेक्ट ना बच्चों? तब जाके आपका वो पूरा दूध जो है वो दही बनता है। तो क्या हो रहा है, दही कैसे बन रहा है? इनोक्यूलम के अंदर मोस्टली मेरे बच्चों यूज होते हैं, अगर आप फैक्ट्रीज की बात करो, फैक्ट्रीज में यूज होता है मिनी म्यूटेंट वैरायटीज। अगर आप फैक्ट्री, अमूल की फैक्ट्री चले जाओ आप, तो आपको वहां पे मिलेगा मिनी म्यूटेंट वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। कौन थे ये मिनी म्यूटेंट बच्चों? मिनी म्यूटेंट उन ऑर्गेनिजम्स का नाम होता है जो एक आध बार काम करने के बाद वो मर जाएंगे अपने आप। खुद ही मरने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जो सस्टेन नहीं करते, उनको हम मिनी म्यूटेंट्स कहते हैं और उनको बनाया गया है उसी काम के लिए कि वो एक बार काम कर ले फिर वो मर जाए। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, हर बार आपकी मॉम घर पर अमूल का दही ले आएगी और अमूल दही से एक बैच से घर पे मम जितने बार कोशिश करेगी उतने बार दही खुद बना पाएगी। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, कंपनी वालों का नुकसान होगा। तो इससे कंपनी वाले मिनी म्यूटेंट्स यूज करते हैं। अगर आप कोई ट्रेडिशनल सेटअप में जाओ जहाँ पे ट्रेडिशनली कोई नानी या दादी कोई बैठ के दही बना रहे हैं, तो उन्होंने यूज करना है बच्चों प्योर स्ट्रेन ऑफ लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इनोक्यूलम में यूज होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब ये लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? लैक्टोबैसिलस मेरे बच्चों हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियसली उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए। लैक्टोबैसिलस आपका ये जो लैक्टोज है वो खा लेगा। लैक्टोज एक शुगर है तो लैक्टोबैसिलस लैक्टोज को खा लेगा। लैक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चों इनटू लैक्टिक एसिड। करेक्ट, अभी लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस में ये जो प्रोटीन है आपका केसीन वो
नॉर्मली रह नहीं पाएगा, वो पार्शियली कोएगुलेट हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड पार्शियली कोएगुलेट्स केसीन, पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। मिल्क में जो प्रोटीन है उसको वो पार्शियली, क्या कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे मेरे बच्चों? नहीं करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, पार्शियली डाइजेस्ट। ठीक है, एनसीईआरटी एकदम अच्छे से रीड हो चुका है आप लोगों का। पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। तो पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन जो केसीन है वो कोएगुलेट हो जाएंगे। तो केसीन जो है मेरे बच्चों वो हो जाएंगे कोएगुलेटेड। ठीक है, वो हो जाएंगे कोएगुलेटेड। ठीक है, वो कोएगुलेट हो जाएंगे। तो आपको बच्चों एंड में क्या मिलेगा? इसी ग्लास के अंदर जहां पहले दूध हुआ करता था, अब आपको मिलेगा कोएगुलेटेड प्रोटीन और लैक्टिक एसिड का कॉम्बिनेशन। तो आपका दही जो है वो बन चुका है। ठीक है, अब दही बनाने में लैक्टोबैसिलस को यूज करके बच्चों हमको और एडिशनल क्या बेनिफिट्स मिले? एडिशनली हमको ये बेनिफिट मिला कि विटामिन B12 का जो कंटेंट है वो इसमें इंक्रीज हो गया। क्या हमको एडिशनल बेनिफिट मिला बच्चों कर्ड बनाने में? विटामिन B12 का कंटेंट दही में बढ़ गया। ठीक है, दूध में नहीं था, दही में है। कैसे बना? ये एक बाई प्रोडक्ट है लैक्टोबैसिलस का। मैम जरूरी है क्या विटामिन B12 इसी दही से कंज्यूम करना? मेरे बच्चों विटामिन B12 बहुत सारे खाने में से आपको नहीं मिलता है। दही एक ऐसा चीज है जिसमें इंडियंस को स्पेशली, वेजिटेरियंस को स्पेशली विटामिन B12 का एक बहुत अच्छा सोर्स है दही। इसलिए हम कहते हैं दही खाने से आपका विटामिन B12 भी अच्छा रहेगा एंड आपका गट हेल्थ जो है बच्चों वो भी अच्छा हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ऐड देखते हैं, किसका ऐड देखते हैं? अपने काजोल का ऐड आता है, वो याकुल्ट का, है ना? तो वो याकुल्ट पीना पड़ता है। आप लोग में से किसी ने याकुल्ट पिया है तो उस पर लिखा रहता है लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इन दिस मिल्क, इट्स अ मिल्क प्रोडक्ट, ऐसे करके लिखा होता है उसके ऊपर। तो याकुल्ट अगर आपको नहीं पीनी है तो आप ये पी लो, दही पी लो, दही तो घर पे है। तो गट हेल्थ और विटामिन B12 के लिए आपको कर्ड बहुत एसेंशियल हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिटेल में जाए। ओके, थोड़ा और डिटेल में बातें करें। अब पहले हमने कर्ड के बारे में बात किया, अब योगर्ट करना है बच्चों। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हमको डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ लैक्टोबैसिलस यूज करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे और डिटेल में और ज्यादा बातें करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों, चीज में आते हैं। चीज नंबर 2 हम आते हैं चीज की तरफ। नंबर 2 हम आते हैं चीज की तरफ। मेरे बच्चों चीज प्रोडक्शन करना है। अगेन चीज प्रोडक्शन के लिए पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में, हम काफ के स्टमक में, ठीक है, काफ को मारते थे बच्चों। काफ यानी कि काऊ का छोटा बच्चा, काफ को मारते थे और काफ के स्टमक को निकाल के उसके अंदर दूध भर देते थे। उसके बाद कुछ टाइम वेट करने के बाद आपको उस काफ स्टमक से चीज मिलता था। तो इसका रीजन क्या था बच्चों? छोटे जो काफ होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं काउस के, उनके पेट में एक होता है बच्चों रेनिन, है ना, RENNIN, रेनिन। अब ये रेनिन जो है वो चीज बनाने में हेल्प करता है। तो बहुत सालों तक ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चलता रहा। बट यार ऑब्वियसली एट अ पॉइंट समझ ही आ गया इंसान को कि यार हमेशा हमेशा के लिए तो हम ये यूज नहीं कर सकते। तो बच्चों हमने फिर बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स यूज करने चालू करे और फिर रेनिन को निकाल के फेंका, और हमारे पास अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वैसे हमको चीज बना के दे देते हैं। तो अब तो आपके पास रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी है। तो हम रेनिन या रेनिन से रिलेटेड कोई भी एंजाइम्स हम बना के, हम अपने फैक्ट्रीज में बना के रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी करके प्रोडक्ट्स निकालते हैं और उसके वजह से हमको चीज मिल जाता है। तो हमको 2 चीज है ना याद रखना है। नंबर 1, ओके, सबसे पहला बच्चों चीज है स्विस चीज। स्विस चीज रिमेंबर करने के लिए सबसे आसान तरीका टॉम एंड जेरी वाला चीज। टॉम एंड जेरी में जेरी को जो चीज पसंद था, जिसके अंदर वो घर बना के रहता था, वो है आपका स्विस चीज। तो स्विस चीज कौन से बैक्टीरिया / फंगाई कौन बनाता है, ये आपको सोचना पड़ेगा बच्चों, मैं टाइम दे रही हूँ आपको। और दूसरा है रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज कौन से चीज, कैसे बना रहे हैं मेरे बच्चे, देख सोच। स्विस चीज कैसा, रॉकफोर्ड चीज कैसा? स्विस चीज बन रहा है बैक्टीरिया से, ठीक है। शर्मा जी का लड़का बना रहा है बच्चों। शर्मा जी का लड़का का नाम क्या है? यस, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, परफेक्ट, एकदम नोटेड। शर्मा जी का लड़का शर्मानी बैक्टीरिया है। बच्चे रॉकफोर्ड चीज में आ जाएंगे। रॉकफोर्ड चीज में कहानी आपकी बदल जाती है। रॉकफोर्ड चीज में हम यूज कर रहे हैं फंगस,
जिसका नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम बच्चों रॉकफर्टी, तो याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। पेनिसिलियम रॉकफर्टी, पेनिसिलियम रॉकफर्टी बना रहा है आपका रॉकफर्ट चीज, और वो एक फंगस है। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो इसको जल्दी से। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट में से। थर्ड हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जाते हैं बच्चे, ब्रेड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ब्रेड, ब्रेड बनानी है, और भी बहुत सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं बच्चों। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में अगर लिस्ट को और हम डिटेल में ले चले तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स का लिस्ट जो है वो फर्मेंटेड, एक काम करते हैं एनसीईआरटी से देख लेते हैं यार, एनसीईआरटी से करते हैं, क्यों हमको यहाँ पे लिखनी है, मैं एनसीईआरटी में करा देती हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। तो एनसीईआरटी, ये आपका एनसीईआरटी बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान देना, सारे जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में आते हैं उनका नाम। ठीक है, किधर गए, हाँ ये रहा बच्चे। ठीक है, यहाँ पे देख लेना एक बार, ध्यान देना, सारे जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें से पहला तो ब्रेड है। ब्रेड के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट आप लोग ये देखिए टॉडी। टॉडी क्या होता है, टॉडी होता है बच्चों एक टाइप का दारू कह सकते हैं हम उसको, टॉडी को दारू कह सकते हैं बच्चों। ट्रेडिशनल पाम, पाम होता है, पाम ट्रेडिशनल सदर्न इंडिया में पाम जो होता है, पाम, ओके, पाम का सैप निकाल के उसको फर्मेंट करा के टॉडी बनाया जाता है। टॉडी जो है वो इंसान पी सकता है, अगर वो सुबह पिए तो उतना अल्कोहलिक नहीं होता है, क्योंकि ये जो सैप है वो सुबह सुबह कट किया जाता है, तो इतना अल्कोहलिक होगा नहीं। और जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी वो जितना ज़्यादा फर्मेंट हो जाएगा उतना ज़्यादा वो अल्कोहलिक भी बन जाएगा, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट फर्मेंटेड है तो यार उसमें अल्कोहल होना तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे अल्कोहल होगा। ओके, तो जितना ज्यादा आप उसको फर्मेंट कराने रखोगे उतना ज्यादा ही वो अल्कोहलिक हो जाएगा। बच्चे ये हो गया आपका एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट। दूसरा फर्मेंटेड बच्चे प्रोडक्ट में आता है, फिश को हम फर्मेंट कर सकते हैं, सोयाबीन को हम फर्मेंट कर सकते हैं। बच्चों सोयाबीन को अगर आप फर्मेंट करते हो ना तो आपको आपका सोय सॉस मिलता है। उसके अलावा सोय का टोफू वगैरह जब बनता है तो उधर फर्मेंटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन एक प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे यही सारे प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा बैम्बू के जो शूट्स हैं इसके करते हैं फर्मेंटेशन। हमारे इंडियन कल्चर में बच्चों, अभी ये सब इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं है, इंडियन कल्चर में आपका इडली, आपका ढोकला, आपका डोसा, ये सब उस कैटेगरी में आ जाएगा। बच्चों जितने भी ओल्ड फूड वैरायटीज हैं सब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फर्मेंटेड। सॉसेजेस और मीट भी, सॉसेजेस एंड मीट, सॉसेजेस एंड मीट भी बच्चों नोट डाउन करना, इस फर्मेंटेड वाले लिस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस ब्रेड पे चले जाते हैं, ब्रेड की डिटेल पढ़ेंगे हम। चलो ब्रेड की डिटेल में चले जाए। सो ब्रेड के बारे में बात करनी है, बात कर रहे हैं बच्चों ब्रेड के बारे में। ठीक है, ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट हुआ हाउस होल्ड में। तो हाउस होल्ड में थर्ड ब्रेड जो है वो कैसे बनाया जाता है इस बात को समझो। ब्रेड बनाने के लिए हमको स्टार्टिंग में लगता है बच्चों डो। मैम ये क्या कुकरी क्लास चालू कर दी हमने, बच्चों याद करो ये सब डो है ना, फ्लावर का बनता है डो। डो बनाते हैं यानी कि आटा गूंथते हैं। आटा बनाने के बाद बच्चों उस आटे को कवर करके रखना होता है। उस कवर करने के दौरान आप क्या चाहते हो कि क्या हो उस आटे के अंदर, बच्चों आप चाहते हो एक प्रोसेस हो जाए जिसको हम कहते हैं पफिंग अप, यानी कि वो फूल जाए, पफिंग अप हो जाए उसका, या उस प्रोसेस को हम कहते हैं लीवनिंग हो जाए, लीवनिंग। ठीक है, लीवनिंग या जिसको हम कहते हैं पफिंग अप, पफिंग अप हो जाए। अब ये पफिंग अप क्यों होगा, कैसे होगा, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले डो के अंदर बच्चों रिएक्शंस क्या क्या हो रहे हैं ये एक बार देख लेंगे। डो के अंदर कौन से रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं सोच के बताना। सबसे पहले तो डो के अंदर होगा बच्चों स्टार्च, तो स्टार्च को करनी है ब्रेक डाउन। ठीक है, फर्मेंटेशन हो रहा है ना, स्टार्च को करनी है ब्रेक डाउन। तो स्टार्च को करने के लिए ब्रेक डाउन आएगा सबसे पहला एंजाइम अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, करेगा वो स्टार्च को ब्रेक डाउन, आपको क्या मिलेगा बच्चों, मैल्टोस मिलेगा, आपको मिलेगा मैल्टोस। तो मैल्टोस बन गया स्टार्च का। अब मैल्टोस को ब्रेक डाउन करनी है बच्चों तो एंजाइम लगेगा मैल्टेज एंजाइम। ठीक है, आपने बना ली मैल्टेज एंजाइम और उससे मैल्टोस को तोड़ दिया। अब वो टूट गया बच्चों, मैल्टोस जो है वो टूट गया। अब वो टूटा तो क्या बनेगा, उसके बाद मैल्टोस का बनेगा ग्लूकोज बनेगा, मैल्टोस का बनेगा ग्लूकोज,
और ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए आएंगे जाइमेज एंजाइम। तो जाइमेज जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बना के देगा, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में आपका ये जो पफिंग अप या लीवनिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में फूल जाएगा आपका ब्रेड, और आपको जैसे चाहिए वो ब्रेड मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मैम ये सारे एंजाइम्स के कंट्रीब्यूटर कौन है? लाइक ब्रेड बनाने के लिए अगर हमको एंजाइम्स चाहिए तो ये एंजाइम्स देता कौन है? बच्चों ये एंजाइम्स देने के लिए हमने यूज करा है, ये एंजाइम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकर्स ईस्ट, यानी कि सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए। बेकर्स ईस्ट यानी कि सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए। परफेक्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए बेकर्स ईस्ट से आपको ये सारे एंजाइम्स का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया ब्रेड का पूरा बनने का हाउस होल्ड प्रोसेस। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। हम इंडस्ट्रियल में जाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल में जाएंगे, इसके बाद हाउस होल्ड हो गया, अब इंडस्ट्रियल में जाते हैं। इंडस्ट्रियल में जाएंगे बच्चों, तो इंडस्ट्रियल के बारे में बात करेंगे। तो अगेन हमको डिटेल में बात करनी है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स खत्म, सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में सबसे पहले बच्चों अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 अल्कोहल। अब अल्कोहल में कौन से क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं और क्या क्या हमको याद रखना है। अल्कोहल के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो हमेशा याद रखना फर्मेंटेशन का बाई प्रोडक्ट होता है अल्कोहल। फर्मेंटेशन का बाई प्रोडक्ट होता है अल्कोहल, करेक्ट। तो अगर ये फर्मेंटेशन का बाई प्रोडक्ट है अल्कोहल, तो अल्कोहल कौन बना रहा है बच्चों? अगेन वही आपका ब्रूअर्स ईस्ट। ठीक है, वापस सैकेरोमाइसिस की कहानी यहां वापस से आ गई, सैकेरोमाइसिस ही आ रहा है इस काम के लिए भी। बच्चों अल्कोहल बनानी है। अब बहुत डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल होते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ अल्कोहल अगर हम पढ़ने जाए तो 2 टाइप्स ऑफ अल्कोहल नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक है नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल, जिसको हमने कुछ केमिकली नहीं करा है, सब नेचुरली हो रहा है उसमें। नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल को हम कहेंगे नेचुरल अल्कोहल्स। ठीक है, उसमें हमने कोई छेड़खानी करी नहीं है उसके बनने के प्रोसेस में। और दूसरा मेरे बच्चों बन जाता है डिस्टिल्ड अल्कोहल, तो उसमें हमने डिस्टिलेशन का प्रोसेस सेपरेटली करा होता है। तो डिस्टिल्ड अल्कोहल बनाने के लिए हमने डिस्टिलेशन का प्रोसेस, ठीक है, करा होता है। तो मैम डिस्टिलेशन क्या होता है मैम? बच्चों डिस्टिलेशन मतलब आप जब भी एक पर्टिकुलर आप पानी लेते हो, पानी को अगर बॉईल करते हो, तो पानी जब बॉईल होता है उसके हिसाब से उसके वेपर्स बाहर आते हैं। वो वेपर्स को अगर आप कंडेंस करके कलेक्ट कर लो, तो वो वेपर्स तो यार बहुत प्योर होंगे, उसमें कोई मिनरल नहीं होगा, कोई आयंस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो वो जो प्योर फॉर्म में आप ऑब्टेन करते हो वो डिस्टिलेट होता है। तो ऐसी तरह अल्कोहल को आप डिस्टिल कर सकते हो, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पानी जितना होता भी नहीं है। तो आप हल्का सा भी अगर गर्म कर दो तो वैसे के वैसे अल्कोहल के फ्यूम्स निकलेंगे, और अल्कोहल को आप इकट्ठा कर सकते हो एक कॉर्नर में, उसमें कोई इंप्योरिटीज भी नहीं होगा तब। ठीक है, तो नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल में कौन से अल्कोहल आते हैं वो एक बार देखते हैं। आई गो टू अ न्यू पेज बच्चों, नए पेज पे इसको कंटिन्यू करते हैं। चलो रेडी? तो नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल में कौन कौन आ गए? नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल्स या फिर नेचुरल अल्कोहल्स में, नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल्स में सबसे पहले आएगा आपका बच्चों वाइन। अब आप पूछोगे मैम वाइन कैसे? बच्चों वाइन एक ऐसा अल्कोहलिक सब्सटेंस है जो कंप्लीटली नेचुरल और बहुत ज्यादा प्योर होता है। ये बनाते हैं बच्चों ईस्ट के प्रेजेंस में। अब ईस्ट क्या करेगा? ईस्ट ये फ्रूट जूसेस का बनता है वाइन। तो फ्रूट जूसेस मतलब इसमें होगा बहुत सारा शुगर, प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ शुगर इसमें प्रेजेंट होगा बच्चों, क्योंकि फ्रूट जूसेस मतलब तो शुगर तो होना ही है, शुगर का कंटेंट हाई होगा। तो ईस्ट के लिए फ्री में खाना है बच्चों। तो ईस्ट क्या करेगा? शुगर को ब्रेक डाउन करते 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 आराम से 14% तक अल्कोहल वो बना लेगा। ठीक है, और उसके बाद वो रुक जाएगा। अब आप पूछोगे मैम 14% अल्कोहल ही क्यों बनाया उसने? क्यों उसने 15, 16, 17% अल्कोहल उस ईस्ट ने क्यों नहीं बनाया? बच्चों आंसर बस इतना है, ईस्ट के लिए 13% के ऊपर का अल्कोहल उसके लिए ही टॉक्सिक होता है। मोर देन 13%, more than 13% alcohol is toxic
टू ईस्ट इटसेल्फ। तो ईस्ट 14% के ऊपर अल्कोहल बना भी नहीं पा रहा है, क्योंकि 13% के ऊपर तो वो खुद ही मरने भी लग जाएगा। तो वो 14% अल्कोहल तक ही वाइन में मेंटेन रहेगा, 13% के ऊपर अल्कोहल इज टॉक्सिक फॉर ईस्ट। फिर आता है मेरे बच्चों द सेकेंड वन, जो है आपका बियर। अभी बियर में आपको इतना परसेंटेज ऑफ अल्कोहल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, समझते हैं बात को। बच्चों बियर बनाते हैं ग्रेन्स से, कोई भी ग्रेन, ठीक है, बार्ली हो गया, वीट हो गया, ठीक है, कोई भी ग्रेन से आपने बनाना है बियर को। तो ग्रेन्स को ब्रेक डाउन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जब ईस्ट इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है तो बेचारों से हो नहीं पाता है, क्योंकि इट्स अ ग्रेन बच्चों, तोड़ना बहुत मुश्किल है, शुगर निकालना बहुत मुश्किल है। सो यहाँ पे एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक एडिशनल प्रोसेस करेंगे जिसको बोलते हैं हाइड्रोलाइजेशन करेंगे बच्चों हम अलग से, क्योंकि ईस्ट अकेले बेचारा वो ग्रेन को तोड़ नहीं पा रहा है, तो हम अलग से हाइड्रोलाइजेशन कराएंगे। फिर भी उतना शुगर का लेवल उस पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर बढ़ेगा नहीं। तो लास्ट टू लास्ट कितना परसेंट अल्कोहल बनेगा बच्चों बियर में, 4% अल्कोहल बनेगा। तो सवाल आता है बच्चों, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है बट ये सवाल आता है, मैम वैसे देखो तो फिर वाइन ज्यादा ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है एज कंपेयर टू बियर। नहीं बच्चों, बियर फिर भी हार्मफुल है टेक्निकली, क्योंकि इसके अंदर हम हॉप्स डालते हैं। हॉप्स अगेन आपके ड्रग्स है ना, ड्रग्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में हॉप्स वगैरह के बारे में हमने बात करा है, वो ड्रग्स में आने वाला कैटेगरी है। तो हॉप्स को अलग से ऐड कर दिया जाता है बियर के अंदर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बच्चों, इट इज नॉट इवन विद दैट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इतना ज्यादा हेल्थ के लिए कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई भी अल्कोहल अच्छा नहीं है मेरे बच्चों। कंटिन्यू करते बातें करेंगे डिस्टिल्ड अल्कोहल के बारे में। तो मैम डिस्टिल्ड अल्कोहल में क्या क्या आएगा बच्चों, वापस एनसीईआरटी को रिविजिट करेंगे। नॉन डिस्टिल्ड में दो है, वो दो ही आपको याद रखना है। एनसीईआरटी क्या क्या बताती है हम वो याद रखेंगे डिस्टिल्ड के फॉर्म के लिए। डिस्टिल्ड में बाकी सब कुछ आ जाएंगे बच्चों, ठीक है, सब कुछ, बाकी सब कुछ डिस्टिल्ड में आएगा। मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे देखना है, ध्यान से देखना है। यस, विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड रम। तो विस्की, ब्रांडी, रम आपको याद रखनी है, ठीक है, ये सब डिस्टिल्ड अल्कोहल है। तो इसके अंदर आप कभी भी बच्चों देखोगे, ठीक है, कभी इन फ्यूचर कभी देखोगे तो आपको पता चलेगा विस्की में कुछ 40% इश अल्कोहल होता है, ब्रांडी में भी सॉर्ट ऑफ उतना ही, रम में भी काइंड ऑफ उतना, आपको 90% तक अल्कोहल बच्चों मोस्ट ऑफ द ड्रिंक्स में मिल जाता है। सो डिफरेंट अल्कोहल में डिफरेंट अल्कोहलिक बेवरेजेस में डिफरेंट अल्कोहल का रेशियो आपको मिल जाएगा। और क्यों मिल रहा है ये, क्योंकि वो डिस्टिल्ड है, जबरदस्ती हमने इसको डिस्टिल कराया है, ईस्ट अकेले इतने ऐड नहीं कर सकता था, ठीक है बच्चों। फर्मेंटेशन प्लांट का एक बार फोटो याद रख लेना, ऐसे तो कभी आया नहीं है एग्जाम में, बट ठीक है हमको याद रखने में क्या है। उसके बाद बच्चों एंटीबायोटिक्स में जाएंगे। एंटीबायोटिक्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक्स, अभी ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, हम यहाँ से ही उसको बच्चों एक बार कर लेंगे डिटेल में। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन, ये एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, या एंटीबायोटिक्स को सबसे पहले कौन सा पहला डिस्कवर होने वाला एंटीबायोटिक था और किसने इसको डिस्कवर करा। दो इंपॉर्टेंट चीजें तो यहाँ पे आती है बच्चों, पहले डेफिनेशन, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल सब्सटेंसेस which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other microbes। मेरे बच्चों यहाँ पे किल और रिटार्ड दो ऑप्शंस दिए हैं, मतलब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर, ठीक है, कोई बंदा कोई एक ऑर्गेनिज्म को ये एंटीबायोटिक किल कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप बैक्टीरिया को किल कर रहे हो तो आप बन जाओगे बच्चों बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है, क्योंकि आप बैक्टीरिया को किल कर रहे हो तो आप बन गए बैक्टीरियोसाइडल। दूसरा होता है बच्चों एक ऐसा बंदा जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को बस रिटार्ड कर रहा है, यानी कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा है, तो वो बंदा हो जाएगा बच्चों बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो या फिर बैक्टीरियोसिडल है या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक है,
उनको कहते हैं बच्चों एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स मतलब ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही इफेक्टिव है, वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक नहीं खा रहा है बच्चों। बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, वायरसेस के अगेंस्ट एंटीवायरल्स। बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना एग्जाम के दौरान बच्चों, ठीक है। तो ये भी तो एक स्टेटमेंट हो सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और कौन सा था फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था? फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बच्चों 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। कौन थे 3 लोग जिनको नोबेल प्राइज मिला था? 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। कौन थे वो 3 लोग नोबेल प्राइज वाले? यस, 3 लोगों को मिला था बच्चों। सबसे पहले फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा कौन? चेन, और तीसरा कौन? फ्लोरे। 3 लोगों को बच्चों नोबेल प्राइज मिला था एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए, ठीक है। अभी सबसे पहला पेनिसिलिन बनाया किसने? कौन से फंगस ने पेनिसिलिन बनाया? पेनिसिलिन को बनाने वाला फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम। किसके अगेंस्ट बनाया था पेनिसिलिन ने? पेनिसिलिन किसके अगेंस्ट बनाया गया था बच्चों? बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। पेनिसिलियम नोटाटम ने पेनिसिलिन बनाया था टू किल स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई को मारने के लिए बनाया था, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है बच्चों आप लोगों के लिए। एंटीबायोटिक्स में 2 टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है बच्चों, एंटीबायोटिक्स में 2 टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स में 2 टाइप्स आते हैं। एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और एक है नैरो स्पेक्ट्रम, बराबर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को वो साथ में मार सकता है, और नैरो स्पेक्ट्रम मतलब बहुत लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स को ही वो मार सकता है। बच्चों मेरा सवाल आप लोगों के लिए ये है कि आपका जो पेनिसिलिन है क्या वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या वो नैरो स्पेक्ट्रम है? प्लीज सोच के आंसर देना। इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। बाकी भी नोट डाउन करिए। नोट कर लिया सबने? नोटेड हो गया? अभी आंसर भी बता दिया सबने बच्चे। पेनिसिलिन एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आ जाएगा, ठीक है। पेनिसिलिन आ जाएगा नैरो स्पेक्ट्रम में। तो मैम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी बता दो। पेनिसिलिन का एक टाइप निकला है बच्चों एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डाल सकते हो। परफेक्ट, नोटेड एवरीवन, इनक्रेडिबल। ओके, सो सारे जो लेटर्स, सारे वर्ड्स, सारे कॉन्सेप्ट्स एक के बाद एक फटाफट फटाफट याद हो गया, ठीक है। यहाँ पे चेन और फ्लोरे का फुल नेम दिया हुआ है, अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। ओके, परफेक्ट एवरीबॉडी, आगे बढ़ सकते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा हमारा बच्चों सारे जो एंजाइम्स, केमिकल्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, इसका हम चार्ट बनाएंगे। चार्ट से हमको बेटर याद हो जाएगा। सो लेट्स मेक अ चार्ट, इट विल बी इजियर फॉर अस टू रिमेंबर एज वेल। तो चार्ट में सबसे पहले कौन कौन आएंगे देखते हैं। सबसे पहले याद करना है बच्चों, अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम जाते हैं सारे ऑर्गेनिक एसिड्स के पास। कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं और वो कौन बनाता है उसको हमको याद करना है। ऑर्गेनिक एसिड्स बच्चों, पहले मैं लिस्ट लिख देती हूँ, फिर आप लोग मुझे हेल्प करना कौन सा ऑर्गेनिज्म उसको बना रहा है, और वो ऑर्गेनिज्म कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ये भी बताना। सबसे पहले आया सिट्रिक एसिड, ठीक है। सेकेंड ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फिर क्या आया बच्चों? एसिटिक एसिड, ठीक है। याद करना है ये सब। तो सारे ऑर्गेनिजम्स का नाम बताना है बच्चे।
सबसे पहले एसिटिक एसिड से चालू करते हैं। एसिटिक एसिड बनाता कौन है बच्चों? एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई वो क्या है? इज इट अ फंगस और अ बैक्टीरिया? ये भी याद करना जरूरी है। इज इट अ फंगस और अ बैक्टीरिया? ये आया बच्चों बैक्टीरिया में। नेक्स्ट इज, यस वेरी गुड, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, वेरी गुड। Lactobacillus acidophilus is a bacteria or a fungus? It is a bacteria once again. Next, butyric acid, Clostridium butylicum, correct? Clostridium butylicum. नोट कर रहे हो ना सब लोग? बच्चों बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। लास्ट वन, सिट्रिक एसिड, Aspergillus niger, Aspergillus niger, है ना? Aspergillus niger, Niger, बैक्टीरिया है, फंगस है बच्चों? प्लीज टेल मी, फंगस है, ठीक है? तो ये आपको याद करना जरूरी है, सारे ऑर्गेनिक एसिड्स का लिस्ट, ठीक है? इसके बाद कौन आया था? इसके बाद आया था हमारे केमिकल्स, जो हमने और एक एक एंजाइम्स, केमिकल्स जो हमने एक एक चीज के लिए यूज किया था। सो से वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंजाइम्स। एंजाइम्स भी यहीं पे कर देते हैं बच्चों। नोट कर लिया सबने यहाँ तक? एंजाइम्स पे चले जाएंगे। एंजाइम्स की बात करते हैं बच्चे। एंजाइम्स में कौन कौन आते हैं और क्या क्या करते हैं? एंजाइम्स में सबसे पहले मेरे को यहाँ पे डालना है बच्चों, या लेट्स गो टू न्यू पेज, क्योंकि है बहुत कंटेंट ना अपने पास, तो चलो एंजाइम्स न्यू पेज पे करता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लिखिए हो गया सबका। एंजाइम्स न्यू पेज पे करते हैं। एंजाइम्स पे जाएंगे, एंजाइम्स की बातें करेंगे। एंजाइम्स, ठीक है? अब बच्चों एंजाइम्स में सबसे पहले आएगा आपका लाइपेज एंजाइम। आप लाइपेज एंजाइम क्या करने के लिए यूज करोगे? लिपिड ब्रेकडाउन के लिए यूज करोगे बच्चों, करेक्ट है? तो इसका काम हुआ लिपिड ब्रेकडाउन। तो अगर आप इसको लिपिड ब्रेकडाउन के लिए यूज कर रहे हो मेरे बच्चों, तो ये कहाँ पे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं? लिपिड ब्रेकडाउन एप्लीकेशन यार बहुत सारी जगहों पे हो सकती है, लेकिन यहाँ हम यूज कर रहे हैं लॉन्ड्री क्लीनअप में। लॉन्ड्री में ऑयल स्टेल्स को निकालने के लिए, ऑयल के जो भी दाग, आप खाना खाते हो तो जो दाग लग जाते हैं वो निकालने के लिए हम लाइपेज यूज करेंगे। अभी किसी को डाउट रहेगा तो अभी के अभी बाथरूम में भाग जाओ बच्चों, और बाथरूम में जाओ, अपना वो एरियल का रिन का जो भी डब्बा है वो निकाल के देखो, उसमें व्हाइट पार्टिकल्स के बीच में छोटी 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 ऐसे ब्लू कलर, पिंक कलर के ऐसे धब्बे दिखेंगे आपको। तो आप बोलोगे मैम ये डेकोरेशन के लिए स्पार्कल दिया है क्या? क्योंकि व्हाइट दिख रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था तो डेकोरेशन दे दिया। बिल्कुल भी डेकोरेशन नहीं है बच्चों। वो जो पार्टिकल्स है, जैसे आप पानी में डालोगे वो डिसॉल्व हो जाता है, उसके अंदर एंजाइम्स एनकैप्सुलेटेड होते हैं, वो डिसॉल्व होकर पानी में निकल जाते हैं। तो जैसे वो एंजाइम्स है वो, आप सोचो आप हर दिन अपने किचन में, अपने बाथरूम में एंजाइम्स यूज कर रहे हो, सोचो, ठीक है? तो वो लाइपेसेस आपको लॉन्ड्री में ऑयल या स्टेन्स निकालने के लिए काम आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल में आएगा बच्चे, कौन आएगा दूसरा एग्जाम्पल में? पेक्टिनेस और प्रोटीएस का कॉम्बिनेशन। पेक्टिनेस और प्रोटीएस का कॉम्बिनेशन क्यों यूज करेंगे हम? ठीक है, पेक्टिनेस और प्रोटीएस। पेक्टिनेस ब्रेक डाउन करता है बच्चों पेक्टिन, पेक्टिन ब्रेक डाउन करेगा, और प्रोटीएस प्रोटीन एंड डेब्री ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन ब्रेक डाउन करेगा। तो अब इसका क्या करना है बच्चे? इसका ये करना है कि हम इसको यूज कर सकते हैं फ्रूट जूसेस के क्लैरिफिकेशन के लिए। फ्रूट जूसेस के क्लैरिफिकेशन के लिए मैम क्या मतलब? बच्चों मतलब तो इतना ही है कि अगर आप बना रहे हो घर पे जूस, आपने बनाया है ऑरेंज जूस, तो आपने घर पे बनाया हुआ ऑरेंज जूस और जो आप दुकान से ट्रॉपिकाना या रियल का ऑरेंज जूस जब खरीदते हो, उन दोनों में कितना डिफरेंस होता है ना? जमीन आसमान का फर्क। आपने जो घर पे ऑरेंज जूस बनाया है उसको छन्नी से छानने के बाद भी वो इतना ज्यादा टर्बिड होता है और उसमें टेस्ट ही कुछ अलग चल रहा है। बट अगर आप रियल या ट्रॉपिकाना का लेते हो तो उसमें कितना क्लीन और क्लियर रहता है, ऐसे लगता है कुछ तो मतलब ब्यूटिफिकेशन सर्जरी करके आया, इतना अच्छा जूस, दिखने में भी अच्छा, पीने में भी अच्छा। मेरे बच्चों, उन्होंने फैक्ट्रीज में पेक्टिनेस और प्रोटीएस यूज करके क्लैरिफिकेशन कराया है वो जूसेस का, ताकि वो जूसेस दिखने में बड़े प्यारे हो जाए, ठीक है? तो वो फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन के लिए हम पेक्टिनेस और प्रोटीएस जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद मेरे बच्चों आता है आपका थर्ड वन, जो है, जो कौन है बच्चों? हाँ, यहाँ पे तो आना नहीं चाहिए इसको, बट मैं डालूंगी इसको यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकाइनेस। क्यों डाला मैम आपने स्ट्रेप्टोकाइनेस यहाँ पे बच्चों? क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेस आगे आने वाला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल वाले टॉपिक में भी मैं डाल सकती हूँ, करेक्ट नो?
उधर भी डालना चाहिए ना इसको, क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम होते हुए भी वो एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल भी है। तो मैं उसको यहाँ पढ़ूँ या वहाँ पढ़ूँ, डजंट मेक अ डिफरेंस, बट एग्जाम में आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहना, बी वेरी विजिलेंट एंड केयरफुल। स्ट्रेप्टोकाइनेज बच्चों ऐसा एंजाइम है जिसको हम बुलाते हैं क्लॉट बस्टर, ठीक है। आप चाहिए तो इसको बच्चों उस वाले इसमें पढ़ सकते हो, बिकॉज इट्स अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मोर और लेस, वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जैसा काम करता है। हमारे शरीर में कभी भी बच्चों ब्लड का क्लॉट अगर बने तो ब्लड के क्लॉट के वजह से इंसान को स्ट्रोक, अटैक, कुछ ना कुछ आ सकता है बच्चों, बिकॉज डेफिशिएंसी हो रही है, ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली, तो क्लॉट की वजह से इंसान को एक ना एक इशू हो ही रहा है। तो अगर आपको खुद को बचाना है उससे, तो आप क्या करोगे, आपको ये क्लॉट को तोड़ना पड़ेगा। अब क्लॉट को तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज का एक इंजेक्शन ले लोगे बच्चों। कुछ अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हो तो 40-45,000 तक लगता है स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन, है महंगा है इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को डालते ही स्ट्रेप्टोकाइनेज जाके इस क्लॉट्स को ब्रेक डाउन करेगा। तो क्लॉट्स को अगर वो ब्रेक डाउन करेगा तो जो भी बंदे को मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक होने वाला था वो बच गया वहां से, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ क्लॉट बस्टर, ओके। अब सवाल ये होता है बच्चों कि स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता कौन से ऑर्गेनिज्म से है, क्या वो फंगस है, क्या वो बैक्टीरिया है, मिलता कौन सा ऑर्गेनिज्म से है। बच्चों स्ट्रेप्टोकाइनेज आपको मिल रहा है स्ट्रेप्टोकोकस से, एंड स्ट्रेप्टोकोकस तो हमको पता है बच्चों क्या है, क्या है बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस, क्या है स्ट्रेप्टोकोकस, इट्स अ बैक्टीरिया, ठीक है, भूलना नहीं। क्लियर है एवरीबॉडी, ठीक है, डन, नोटेड। आगे बढ़े, आगे जाते बच्चों बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। जितने भी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं अब उनके बारे में बात करेंगे। रेडी, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एवरीवन। चलो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम जाएंगे, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स मतलब दे हैव सम टाइप ऑफ अ पोटेंशियल, ठीक है, इन नेचुरल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में दो चीजों के बारे में बात करेंगे कि तीसरा चीज तो हमने वो वाले पेज में ही पढ़ लिया था। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में बच्चों सबसे पहले आएगा, ठीक है, स्टैटिन। स्टैटिन के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। स्टैटिन क्या है बच्चों, क्या करता है। स्टैटिन एक ऐसा केमिकल है जो आपको मिलता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें ही सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अच्छा दोनों लिख देती हूँ, देखते कंफ्यूज होते हो कि नहीं होते हो। स्टैटिन और साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, दोनों लिख दिया। अब ना पहले आप सोच के बताओ, एक तो बैक्टीरिया से बनता है और एक फंगस से बनता है। आप ये सोच के बताइए बच्चों मुझे कि कौन सा किससे बन रहा है, ठीक है। दो नाम भी देती हूँ, एक है मोनास्कस परप्यूरिस और एक है ट्राइकोडर्मा। तो दोनों में कौन सा किससे बन रहा है ये आपको सोचना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसके मैचअप्स बच्चों बहुत बार पीवाईक्यूज में आ चुके हैं, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो बताओ अभी क्या सीन है इसमें। डन बच्चे, सोच लिया, ठीक है। तो सोच लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, यूजुअली बच्चे मिस करने वाली चीजें हैं ये सब। स्टैटिन बनता है बच्चों एक फंगस यानी कि एक ईस्ट से, ईस्ट माने फंगस हो गया बच्चों, मोनास्कस परप्यूरिस से, मोनास्कस परप्यूरिस, ओके। मोनास्कस परप्यूरिस नाम की ईस्ट से यानी कि फंगस से बन रहा है स्टैटिन। तो साइक्लोस्पोरिन ए किससे बन रहा है बच्चों, साइक्लोस्पोरिन ए बन रहा है बैक्टीरिया से, हाँ कि फंगस से, फंगस से बनेगा ना बच्चों। देखो थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ बच्चों, ट्रिक होता है ये सब, ये ऑल दीज आर वेरी बिग ट्रिक्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये बच्चे आ गया ईस्ट से, अगेन सोचने की बच्चों, सोचने वाली बात होती है, ठीक है, सोचना पड़ता है। इसके एप्लीकेशंस भी बहुत, मेनी अ टाइम्स ना इसके एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर लेते हो आप लोग। क्यों, एक बंदा होता है क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, एक बंदा है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, तो उसमें भी कंफ्यूजन करते हैं बच्चे। तो क्यों करना है बच्चों कंफ्यूजन, केयरफुली रहना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया बच्चों साइक्लोस्पोरिन ए, तो वापस आ गया फंगस, ठीक है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, बी केयरफुल, हाँ बच्चों बी वेरी केयरफुल, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। अब दोनों का फंक्शंस आएगा। स्टैटिन का फंक्शन है बच्चों कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट। कैसे बना ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट बच्चों? कैसे क्या करके बना ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? ये बंदा HMG कोए जो एंजाइम है, HMG कोए करके एक एंजाइम है बच्चों, HMG कोएंजाइम A करके एक एंजाइम है, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये एंजाइम का काम है नॉर्मली, इन नॉर्मल टर्म्स और इन नॉर्मल सिचुएशन, ये एंजाइम हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है। बड़ा सा मेटाबॉलिक प्रोसेस है बच्चों, ये नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब एक हेल्दी इंडिविजुअल में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल होना बहुत जरूरी होता है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी के लिए। कोलेस्ट्रॉल नहीं हो तो वो भी प्रॉब्लम है। तो ये तो नॉर्मल इंसान में, बट जिस इंसान को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है उसके शरीर में अगर और कोलेस्ट्रॉल बनता जाए तो फिर प्रॉब्लम है। तो HMG कोए क्या करेगा बच्चों? HMG कोए को अगर आप, सॉरी HMG कोए नहीं, स्टैटिन, वेरी सॉरी, स्टैटिन को आप जैसे ही इंट्रोड्यूस करोगे, तो स्टैटिन के प्रेजेंस में स्टैटिन इस चीज को कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर देगा, इस एंजाइम को वो कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर देगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करेगा। आपको याद है बच्चों कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब इसका जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है उसके जैसे दिखना और उसके जैसे दिख के नॉर्मल प्रोसेस को इनहिबिट कर देना। स्टैटिन जाके इसके साथ बाइंड करेगा तो कोलेस्ट्रॉल बनने वो देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने एंजाइम को रोक दिया, उसने एंजाइम को बच्चों रोक दिया, एंजाइम काम ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? स्टैटिन ने उसको रोक दिया, तो एंजाइम कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट हो गया तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं। ये स्टैटिन का काम है। अगर आप साइक्लोस्पोरिन पे आ गए तो साइक्लोस्पोरिन भी बच्चों एकदम मस्त काम करता है। साइक्लोस्पोरिन क्या है बच्चों? साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्यों खाएगा इंसान? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। क्यों खाएगा इंसान इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हम इसलिए खाते हैं बच्चों क्योंकि जिस इंसान के बॉडी में अभी अभी सर्जरी, जिसमें स्पेशली ग्राफ्ट सर्जरी हुआ रहता है, किसी के शरीर में अगर कोई नया ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन ग्राफ्ट ये सब करा है, ट्रांसप्लांटेशन वगैरह सर्जरी हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाए। तो रिजेक्शन को अपोज करने के लिए इंडिविजुअल्स को खाना पड़ता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है फंगस से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और वो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो सर्जरी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट्स को ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचाएगा, ठीक है। प्रिवेंट्स ग्राफ्ट रिजेक्शन, प्रिवेंट्स रिजेक्शन। बात समझ आ रही है सबको, है ना बच्चों? कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो रहे हैं, परफेक्ट है, एकदम फैंटास्टिक है। और डिटेल में चले जाए हम, ठीक है। नेक्स्ट हम डिटेल में जाएंगे बच्चों, आप सबका लिख के हो गया आई होप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारा सीवेज का कॉन्सेप्ट, सीवेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सीवेज के लिए भी मैं एक बार आपको एनसीईआरटी बता देती हूँ, लेकिन हम अपना खुद का एक बार फटाक से, ठीक है, नोट्स बनाएंगे और वो नोट्स आपको बहुत काम आएगा। फ्लो चार्ट बनाएंगे बच्चों, दैट विल बी द बेस्ट, ओके। तो ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट वाला टॉपिक याद है ना सबको टॉपिक? तो सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, हम अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे, दैट विल बी द बेस्ट फॉर अस, ओके। सो सबसे पहले हमें बात करनी है सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में, सब लोग ध्यान देंगे। सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है बच्चों। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब व्हाट इज सीवेज? सीवेज उस डोमेस्टिक वेस्ट को कहते हैं बच्चों, या हम कह सकते हैं उस वाटर वेस्ट को कहते हैं जो डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल सेटअप से हमारे पानियों में जाके मिलता है। तो वो हमारे पानी में जाके अगर मिल जाए तो सीवेज का क्या प्रॉब्लम है? सीवेज का प्रॉब्लम ये है बच्चों कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है वो बहुत हाई होता है बच्चों, इसका ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत हाई है। अब अगर इसका ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत हाई है, प्रॉब्लम ये है बच्चों कि उतने ज़्यादा माइक्रोब्स उसमें ग्रो करेंगे, उतने ज़्यादा माइक्रोब्स उसमें ग्रो करेंगे, जितने ज़्यादा माइक्रोब्स ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा वो पानी गंदा होते रहेगा बच्चों। और फिर उसी पानी को अगर हमने जाके ओशन में, रिवर में वगैरह छोड़ दिया तो हमारा ओशन, रिवर वगैरह भी मरने लगेंगे, करेक्ट। तो हमको क्या करना है? कुछ भी करके ये ऑर्गेनिक कंटेंट को कम कराना है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में हमारा बस प्रिंसिपल ये है कि हम करना क्या चाहते हैं बच्चों, आप करना क्या चाहते हो? सीवेज ट्रीटमेंट के माध्यम से आपको ये करना है कि यू वांट टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू अ लो वैल्यू। बात समझ आ रही है? इसको एक लो वैल्यू में कन्वर्ट करना है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट को लो वैल्यू में कन्वर्ट करना है।
अब आप कर रहे हो तो आपको 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे बच्चों, 2 स्टेप्स होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के। अब ये करते हो बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी में करते हो। एसटीपी में 2 स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं। सबसे पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, करेक्ट। चलो, तो सबसे पहले ये समझना है प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है। प्राइमरी ट्रीटमेंट को बच्चों हम और एक नाम से बुलाते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। ओके, फिजिकल मेथड यहाँ पे यूज होता है करके हम इसको फिजिकल ट्रीटमेंट बुलाते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है बच्चों, हम कर रहे हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और बायोलॉजिकली हम इसको ट्रीट करके इस पानी को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करें इसमें क्या होता है बच्चों। फ्लो चार्ट बनाए, चलो जाते हैं डिटेल में। सबसे पहले आएगा आपका फिजिकल ट्रीटमेंट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एक तरफ प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक तरफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, चलो डायग्राम्स बनाएंगे छोटे छोटे, और डायग्राम्स की मदद से बच्चों अच्छे से फटाफट से पढ़ लेंगे। ठीक है, डायग्राम अपना होम प्रोडक्शन बच्चों, डायग्राम होम प्रोडक्शन डायग्राम से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसके लिए बच्चों मैं ना 5 टैंक्स बना रही हूँ। ठीक है, ये 5 टैंक्स बहुत आसानी से चीज़ों को याद करा देंगे। ठीक है, आप भी बना लेना, और ये जो 5th टैंक बनाओगे उसको थोड़ा बंद भी कर देना ऊपर से। ठीक है, बाकी सारे टैंक खुले रहने दो, लास्ट वाला टैंक जो है उसको बंद कर दो। ठीक है, एक बस 1 बाय 1 स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है। प्राइमरी ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप आएगा बच्चों फिल्ट्रेशन। अब आप पूछोगे मैम क्यों करते हैं हम फिल्ट्रेशन। बच्चों फिल्ट्रेशन करने का फायदा ये है कि फिल्ट्रेशन करने से जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े या बहुत ज़्यादा बड़े यूजुअली जो हम निकाल सकते हैं बाय फिजिकल ट्रीटमेंट्स, बड़े जितने पार्टिकल्स होते हैं वो सब इसमें से निकल जाते हैं। तो फिल्ट्रेशन करोगे सो ऑल द बिग पार्टिकल्स, ठीक है, बिग फ्लोटर्स, ठीक है, बिग फ्लोटिंग पार्टिकल्स जिसको हम डेब्री भी कह सकते हैं। ठीक है, बिग फ्लोटिंग डेब्री जितने भी है बच्चों वो सब जो है वो निकल जाएंगे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। तो आपने कर दिया फिल्ट्रेशन, ये पानी था गंदा पानी। ठीक है, गंदे पानी में ये चप्पल बना लेते हैं, चप्पल तैर रहा था बच्चों, एक प्लास्टिक का कवर बना लेते हैं। ठीक है, प्लास्टिक का कवर भी तैर रहा था, ये सब हमने निकाल लिया फिल्ट्रेशन करके। उसके बाद जो पानी गंदा वाला फिर भी बचेगा वो गंदा पानी हम यहाँ पे नेक्स्ट टैंक में छोड़ देंगे। इस प्रोसेस में हम करेंगे बच्चों सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन बच्चों होगा मतलब आप इस टैंक को बिना मूव किए, बिना एजिटेट किए, बिना उसको हिलाए वैसे के वैसे रख दोगे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जितने भी छोटे पार्टिकल्स है जो थोड़े से हैवी है वो सब नीचे आके जमा हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज को अगर आप बहुत देर तक बिना छुए, ठीक है, रख दो। अगर एक पानी का जूस का एक ग्लास है आपके पास, तो थोड़ी देर बाद अगर आपने वो जूस पिया नहीं है तो उसमें जितने भी बड़े फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो सब नीचे आ जाते हैं, बराबर। सिमिलरली यहाँ पर भी वो गंदे पानी में जितना भी डस्ट था बच्चों, उसमें जितना भी ग्रिट यानी कि स्टोन था, ये सब आके सेटल हो जाएगा। अब ये जब सेटल हो जाता है, इस सेटल्ड चीजों को हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। हम इसको कहते हैं बच्चों प्राइमरी स्लज। तो ये प्राइमरी स्लज हो गया सेटल बच्चों। तो ये प्राइमरी स्लज हम निकाल के फिर अलग से उसको डिस्पोज कर देंगे, इसको फिर इसमें रखना नहीं है। अब इसके अंदर का पानी बचा, फिर से वो सीवेज का जो वाटर है वो बच गया। अब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएंगे जहाँ पे बायोलॉजिकल चीजें होंगी। तो यहाँ से उस पानी को निकाल के हमने यहाँ डाल दिया। ये जो टैंक है बच्चों ये हो गया आपका एरेशन टैंक। एरेशन टैंक मतलब ये उस टैंक की बात कर रही हूँ बच्चों जहाँ पे पानी को बहुत ज्यादा स्पीड में, बहुत ज्यादा तेजी से उसको मूव किया जाता है। पानी को क्यों करेंगे मैम मूव बच्चों, इसके लिए करेंगे कि इतने एजिटेशन के वजह से, देखो मैंने तो वेव्स बना दिए, इतने एजिटेशन के वजह से उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन मिले और उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाए। हमको बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराना है बच्चों। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जितने भी बैक्टीरिया उस पानी में है, जितने भी फंगस उस पानी में है, उनका एक
क्लॉट, उनका एक क्लस्टर बन जाएगा बच्चों। ऐसे छोटे छोटे, ऐसे चिन्नू मिन्नू से छोटे छोटे से, ठीक है, फ्लॉक्स तैरने लगेंगे। फ्लॉक्स क्या होते हैं? फ्लॉक्स मेरे बच्चों, फ्लॉक्स होते हैं अ क्लस्टर और एन एग्रीगेट ऑफ बैक्टीरिया प्लस फंगाई। बैक्टीरिया और फंगाई का एक ऐसा मेश बनता है, बैक्टीरिया और फंगस का, उसको कहते हैं बच्चों फ्लॉक। तो आपका फ्लॉक बन गया बच्चों। तो ये जो फ्लॉक है वो इसके अंदर बन चुका होता है। अब नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो ये जो फ्लॉक है ये जितने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो पूरा खा जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को बहुत भूख लगी है और बहुत बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है, तो वो सब खा जाते हैं, जितना पॉसिबल है सब गंदगी वो लोग खा लेते हैं। फिर वही पानी जो बचा होगा वो नेक्स्ट टैंक में जाएगा बच्चों। अब वो है स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, ये हो गया आपका स्लज डाइजेस्टर। नोट करो बच्चों इसको, 1 मिनट और 1 सेकेंड दे दो मुझे। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ मिनट। स्लज डाइजेस्टर मत बुलाओ बच्चों, इसको बुलाओ सेटलिंग टैंक। ठीक है, सेटलिंग टैंक, एनसीईआरटी वाला टर्म देख रही थी मैं, सेटलिंग टैंक वर्ड यूज करो, ये हटा दो यहां से, सेटलिंग टैंक वर्ड यूज करो। ये हो गया आपका सेटलिंग टैंक। ठीक है, अब सेटलिंग टैंक में क्या होगा? यही सारे बैक्टीरिया इस पानी में तैर रहे थे, बट अब पानी को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, पानी को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। तो इतने जो फ्लॉक्स है मेरे बच्चों, वो सारे के सारे फ्लॉक्स नीचे आके जमा हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको मूव ही नहीं करने दे रहे। तो धीरे धीरे करके वो सारे जो बैक्टीरिया और इसके फ्लॉक्स है वो नीचे आके बैठ जाएंगे। बच्चों क्या पानी थोड़ा सा क्लीन हो चुका है? पानी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा क्लीन हो चुका है ना बच्चों। पानी में अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पानी में अभी कोई बुरा बंदा है ही नहीं, क्योंकि गंदगी जितनी थी वो इसने खा लिया, थोड़ा बहुत बचा होगा बट जितना गंदगी था वो उसने पूरा खा लिया। तो पानी अभी कंपैरेटिवली अच्छा है। अब ये जो सेटल हुआ है बच्चों, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज, क्या कहते हैं हम इसको? एक्टिवेटेड स्लज। क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए बच्चों एक प्रेशियस हो गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत मेहनत से बना था। यहाँ पे ये इतना कॉम्बिनेशन बैक्टीरिया और फंगस का बहुत मेहनत से इसके अंदर वो बना था। तो जब ये यहाँ पे सेटल हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। तो हम क्या करेंगे, जब ये प्रोसेस खत्म हो जाए और नेक्स्ट टाइम फिर से और गंदा पानी आए, तो न्यू गंदे पानी के एंट्री पे इसी एक्टिवेटेड स्लज को आप वापस यहाँ पे डाल सकते हो एज एन इनोक्यूलम। क्या मतलब इनोक्यूलम का बच्चों? इनोक्यूलम का मतलब है कि स्टार्टर कल्चर, वही हमने जो दही में करा था वही प्रोसेस यही करना है। मतलब दही बनाने के टाइम पे भी आपको थोड़ा सा इनिशियली बैक्टीरिया का एक बैच देना पड़ता है टू जंप स्टार्ट द प्रोसेस। सिमिलरली ये एक्टिवेटेड स्लज निकाल लो और इसको निकाल के इसमें डाल दो, तो आपका ये जो प्रोसेस है, ये जो होगा फ्लॉक का एक्टिवेशन का, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसी को निकाल के आप इसमें थोड़ा सा डाल सकते हो नेक्स्ट बैच में। फिर कंटिन्यू करते हैं बच्चों। फिर क्या होगा? अब आपका एक्टिवेटेड स्लज निकल गया, पानी अलग हो गया। अब आप ये पानी को एक चेंबर में बंद कर दो बच्चों। इसके लिए मैंने ये चेंबर को बंद बनाया। ये आपका चेंबर बंद है, ठीक है। इसको बोलते हैं एनेरोबिक डाइजेस्टर। एनेरोबिक डाइजेस्टर। तो ये अभी एनेरोबिक डाइजेशन करेगा। पहले एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यहां पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जितना ब्रेक डाउन करना था उतना कर लिया। अब यहां पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में करना है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में बच्चों कितने सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो फिर भी बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे? कितने सारे एनेरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, करेक्ट। तो सारे एनेरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहां पर ग्रो करेंगे और एनेरोबिक माइक्रोब्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? एनेरोबिक माइक्रोब्स बनाएंगे, मीथेन बनाएंगे, H2S बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, है ना। जितनी भी चीजें आपको एक बायोगैस में लगती है वो सारी चीजें ये लोग बना देंगे। तो अभी क्या होगा बच्चों, ये पानी में जितना गंदगी बचा था वो भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब इसमें से दो चीजें निकलेंगी, दो हिस्से निकलेंगी। एक बच्चे हिस्सा निकलेगा जो आप बायोगैस बना सकते हो, मतलब जो बायोगैस बन गया, और एक हिस्सा निकलेगा क्लीन वाटर का। ठीक है, ये जो क्लीन वाटर है
वो आप वापस कोई भी एक वाटर बॉडी में भेज सकते हो, या रिवर या फिर ओशियन, या जहां पर भी भेजना है वहां पर आप इसको भेज सकते हो। ठीक है, परफेक्ट है बच्चों अपना फ्लो चार्ट। हमारा फ्लो चार्ट एकदम इमैक्युलेट और एकदम मस्त है ना, बहुत ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट हमने बनाया है। प्लीज इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है बीओडी का, तो बीओडी का कॉन्सेप्ट हम एक बार अच्छे से देख लेंगे, तो मेक श्योर दैट यू गाइस गो थ्रू इट। मुझे थोड़ा पानी पीने दो, ठीक है। हो गया बच्चों, खत्म कर लिया सबने? खत्म, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बीओडी का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। बीओडी का क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, याद रखना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहले तो बीओडी का फुल फॉर्म एनसीईआरटी ही ले लेते हैं क्योंकि हमको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, तो मैं एनसीईआरटी की मदद से ही आपको बता देती हूँ। एक बार यहाँ देख लीजिए सब लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ही मिस्टेक कर रहे थे सबसे ज्यादा। बच्चों बीओडी का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो एक्चुअली बीओडी होना चाहिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाउएवर देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों का मतलब बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कह रहा है, एनसीईआरटी क्या कह रहा है बच्चों, एनसीईआरटी कह रहा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो हम वही याद करेंगे। क्या मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिफर्स टू amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were to be oxidized by the bacteria। क्या मतलब, चलो समझते हैं बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। बीओडी का मतलब, बीओडी का मतलब है बच्चों, अगर आपके पास 1 लीटर पानी है, आपके पास है 1 लीटर पानी, और उस 1 लीटर पानी के अंदर जितने ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा? देखो ध्यान से, इधर और एक लीटर पानी बना रही हूं बच्चों में, ठीक है। यहाँ पे ये 1 लीटर पानी, ये भी 1 लीटर पानी, और ये यहाँ के डिसॉल्व मटेरियल, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल, ये इतने से ऑर्गेनिक मटेरियल, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा क्योंकि इसमें है ही इतना ज्यादा कचरा। तो बच्चों इधर हाई डिमांड हो गया ऑक्सीजन का, हाई डिमांड हो गया ऑक्सीजन का, है ना। ये पानी ज्यादा गंदा है तो हाई डिमांड फॉर ऑक्सीजन हो गया, और ये पानी कम गंदा है तो यहाँ पे लो डिमांड फॉर ऑक्सीजन हो गया। तो कौन सा पानी ज्यादा पोल्यूटेड है? बात समझ आई, बात समझ आई। जिसमें ज्यादा गंदगी है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, तो ये ज्यादा पोल्यूटेड वाटर। जिसमें कम गंदगी है, जिसमें कम ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कम ऑक्सीजन लगेगा, तो लेस पोल्यूटेड वाटर। बात समझ आई बच्चों? तो यहां पर बीओडी बहुत हाई है, पोल्यूटेड वाटर का बीओडी बहुत हाई है, और ये पानी का बीओडी बहुत लो है। तो आपको क्या चाहिए जिंदगी में? हाई बीओडी चाहिए, लो बीओडी चाहिए? ऑब्वियसली आपको लो बीओडी चाहिए। लो बीओडी मतलब लेस पोल्यूटेड। लिख के रखो बच्चों, एक छोटा सा शॉर्टकट भी लिख के रखो यार, मतलब सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से याद रखना है इसको। हाई बीओडी मतलब पोल्यूटेड वाटर, लो बीओडी मतलब, लो बीओडी मतलब नॉट पोल्यूटेड वाटर, यार लेस पोल्यूटेड वाटर। लेस पोल्यूटेड ज्यादा परफेक्ट है, लेस पोल्यूटेड बोलती हूँ, लेस पोल्यूटेड वाटर। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों? ओके, बीओडी का कॉन्सेप्ट समझा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, गलती मत करना। डन बच्चे, हो गया सबका? हो गया, खत्म, डन, नोटेड, डस्टेड। तो हमारा सीवेज का कॉन्सेप्ट हुआ बच्चों। अब हम नेक्स्ट कौन से कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं? नेक्स्ट हम जा रहे हैं बायोगैस पे। बायोगैस के लिए हम वापस एनसीईआरटी निकालेंगे क्योंकि बायोगैस में बहुत सारे छुपी छुपी बातें बच्चों रखी है, उसमें बहुत सारे चार्ट या फ्लो चार्ट बनाने वाला कुछ नहीं है। हम बायोगैस सीधा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है। तैयार सारे बच्चे? शुरू करें। ऊपर चला गया मैम, हाँ।
बच्चों सबको दिखाई दे रहा है क्लियरली? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एनसीईआरटी खोल लो, अगर बहुत क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी खोलो, मुझे लगता है क्लियर है बट ठीक है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन, मतलब सब गैसेस होने के बाद भी सबसे ज्यादा आपको मीथेन मिलेगा, which is produced by microbial activity and which may be used as a fuel बना के आप उसको यूज कर सकते हो। The type of gas produced depends upon microbe and organic substances they utilize। किस तरीके का खाना आप बायोगैस प्लांट के अंदर डालते हो उस पे डिपेंड करेगा क्या क्वालिटी का मीथेन आपको मिलेगा इस पे। In examples cited in relation to fermentation of dough, cheese and production of beverages, main gas was always CO2। ठीक है, क्योंकि हम जब डो या चीज या किसी की बात कर रहे थे तो मेन गैस तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब वो कहानी बदल रही है। However, certain bacteria which grow anaerobically, मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं, वो भी सेल्यूलोसिक मटेरियल खा के ग्रो करते हैं, उन लोगों में हमेशा मीथेन ज्यादा बनता है, लेकिन हल्का हल्का कार्बन डाइऑक्साइड और H2 भी बनता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताती हूँ। आपने अभी अभी मेरे साथ सीवेज पढ़ा, आपने जब सीवेज पढ़ा तो मैंने क्या क्या सिखाया आपको, उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S देखा था हमने सीवेज में। ये हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्या, बायोगैस। बायोगैस में अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों, कहानी थोड़ी बदल गई है। बायोगैस में हम H2 देख रहे हैं, ये भूलना नहीं। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, अगर सेंटेंस के फॉर्म में आ गई और गलत हो गई तो फिर फुक्कट रोना पड़ेगा, तो क्यों करेंगे हम वो रोने वाला काम। अच्छे से नोट करो। These bacteria are collectively called methanogens and one such common bacterium is methanobacteria। ठीक है, these bacteria are commonly found in anaerobic sludge ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट में हमको यही, यानी कि सीवेज के बारे में बात किया, वहां पर भी हमको यही मिला। These bacteria are also present in rumen, a part of stomach of the cattle। कैटल के पेट में बच्चों रूमेन होता है, रूमेन में भी हमको यही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि कैटल अपना सेल्यूलोसिक मटेरियल खुद तो तोड़ नहीं पाता है, इसलिए उसको इस बैक्टीरिया की मदद लेने की जरूरत पड़ती है। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen। In rumen, these bacteria help in breakdown of cellulose and play an important role in nutrition of the cattle। Do you think human beings are able to digest cellulose present in our food? Kind of no, है ना, नहीं कर पाते। Thus, excreta of cattle, commonly called as gobar, is rich in this bacteria। Dung can be used for generations of biogas, commonly called as gobar gas। बायोगैस प्लांट के स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं बच्चों, ठीक है। बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ, ओके, पेन का कलर चेंज कर लेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग कलर ले लेते हैं। मैम ब्लू आपका इंटरेस्टिंग कलर। बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक 10 to 15 फीट डीप, ठीक है, जिसमें बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड अ स्लरी ऑफ डंग इज फेड। ठीक है, डंग खिलाएंगे और बायो वेस्ट जो है, ठीक है, बायो वेस्ट सारा कलेक्ट करेंगे, उसके अंदर उसको डाल देंगे। किस क्या क्या चीज आएगा बच्चों इसके अंदर, आपका काउडंग आ सकता है, घर का वेजिटेबल वेस्ट आ सकता है, जो भी डीकम्पोजेबल मटेरियल है वो सब डाल सकते हो। मीट वगैरह मत डाल देना, जो भी डीकम्पोजेबल मटेरियल है वो सब आप इसमें डाल सकते हो। इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर रखा जाता है बच्चों। क्यों रखते हैं फ्लोटिंग कवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to microbial activity। तो जैसे जैसे गैस बढ़ेगा वैसे वैसे वो फ्लोटिंग कवर जो है वो ऊपर आता जाएगा, तो जो बंदा इसको हैंडल कर रहा है उसको भी पता चलेगा बच्चों कि इसके अंदर क्या हो रहा है। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट, ये देखो यहां से इनलेट हो रहा है बच्चे, यहाँ पे चीजें जा रही है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे चीजें डाइजेस्ट हो रही है बच्चे, फ्लोटर ऊपर जाएगा बच्चे, और जो भी बचा कुचा अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी बचेगा और डाइजेस्टेड मटेरियल जो भी है वो यहाँ पर आता जाएगा। फिर इसको आप स्लज बना के इसको एज अ मैन्यूअर आप यूज कर सकते हो, इसको आप फार्मिंग में यूज कर सकते हो, और यहां से आपके सारे गैसेस इकट्ठे होंगे। यहाँ पे देखो दिया हुआ है CH4, CO2, H एक्सेट्रा, फिर यहां से वो गैस का आउटलेट हो जाएगा। तो जहां जहां वो पाइप का कनेक्शन देना वहां वहां आप उसको दे सकते हो। Biogas plant has an outlet which is connected to pipe to supply biogas to nearby houses। The spent slurry is removed through another outlet and may be used as a fertilizer। So spent slurry, sludge। Cattle dung is available in large quantity in rural area where cattle are used for a variety of purposes। So biogas plant are more often built in rural area। The biogas thus produced is used for cooking and lighting। The picture of a biogas plant is shown over there।
और बच्चों अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, the technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agricultural Research Institute IARI and Khadi Village Industries Commission KVIC. Note please. Okay? तो ये हो गया बच्चों आपके बायोगैस प्लांट के बारे में। अब हम जाएंगे माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट, चार्ट बनाएंगे, अच्छे से सीखेंगे बच्चों। अगेन फ्लो चार्ट से बेस्ट हो जाएगा, अपना पढ़ के मस्त हो जाएगा, सारे सेंटेंसेस हम उसके क्लियर कर देंगे। ठीक है, चले डिटेल में बच्चों। सबसे पहले बातें करनी है हमको, किसके बारे में बातें कर रहे हैं सबसे पहले बातें कर रहे हैं, अरे बाप रे ये तो माइक अटक गया बच्चों, ओहो ये ऐसे सर्कल करना पड़ रहा है मैम को। बच्चों रेडी? ठीक है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। सबसे पहला आप मेरे को पूछोगे मैम ये बायो कंट्रोल एजेंट्स का क्या मतलब होता है? बच्चों बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों, अगर आपके खेत में बहुत सारे चूहे हैं और सारे चूहों को मारने के लिए मैंने बहुत सारा पेस्टिसाइड डाल दिया, मतलब चूहों को मारने वाला दवाई डाल दिया, तो चूहों के साथ साथ वहां पे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स है वो भी मर जाएंगे। एंड उल्टा और एक प्रॉब्लम भी ये है कि चूहे भी अगर बहुत ज्यादा मर गए तो बाकी के जो ग्रास होपर्स या बाकी के जितने भी पेस्ट हैं वो भी वहीं पे बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा चूहे को मार दिया। क्योंकि चूहा बच्चों कंप्लीटली इरेडिकेट भी नहीं करना है, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ाना है उसका। तो आप क्या करोगे, इसके नेचुरल प्रेडेटर को लेके आओगे। किसी भी चीज का नेचुरल प्रेडेटर को ले आना, ठीक है, हर चीज का एक नेचुरल प्रेडेटर होता है बच्चों। फूड साइकिल तो हम पढ़ते हैं, फूड साइकिल में हमने पढ़ा है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक नेचुरल प्रेडेटर होता है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल प्रेडेटर है वही उसका बायो कंट्रोल एजेंट हुआ, उसको वो कंट्रोल कर सकता है विदाउट अ प्रॉब्लम। तो अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर बच्चों हमने यूज करना है, हमको प्रॉब्लम है सपोज एफिड्स का, अगर आपको एफिड्स का प्रॉब्लम है आपकी खेती में, तो आप एक काम करो ना, लेडी बर्ड को ले आ जाओ। लेडी बर्ड एफिड्स को खाती है तो लेडी बर्ड उसको मार देंगी। बात समझ आ रही है? तो ये हो गए बच्चे आपके प्रेडेटर्स वाले लिस्ट में, यहाँ पे प्रेडेटर्स लिखती हूँ, ये प्रेडेटर्स मतलब ये हमारे अच्छे वाले, और यहाँ पे प्रे, इसको मारना है। ठीक है, अगर सपोज आपके बच्चों खेती में बहुत ज्यादा मॉस्किटोज है, खेती में मॉस्किटोज मैम, हाँ ठीक है चलो जिधर भी मॉस्किटोज है वहां ड्रैगन फ्लाई रिलीज कर दो, ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, तो वो प्रेडेटर्स मॉस्किटोज को मार देंगे। फिर अगर आपको मारना है मेरे बच्चों कैटरपिलर्स को, तो कैटरपिलर्स को मारने के लिए क्या ले आओगे आप ले आओगे बैसिलस थूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया, करेक्ट, बैसिलस थूरिन, एक मिनट, बैसिलस थूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया ले आओगे। अब इसके बच्चों आपके पास दो चॉइसेस है, इस बैक्टीरिया को आपको कैसे इंट्रोड्यूस करनी है। ऑप्शन नंबर 1, आप इनके फॉर्म्यूलेशन बना लो और इसको उस फार्म के ऊपर स्प्रे कर दो, यानी कि स्प्रे फॉर्म में, बात करते करते लिखते हैं ना बच्चों, ये देखो क्या हो जाता है, स्प्रे फॉर्म में आप इसको इंट्रोड्यूस कर लो। ठीक है, मतलब उसके ऊपर सारे प्लांट्स के ऊपर आप इसको स्प्रे कर दो ताकि कैटरपिलर्स इसको खा के मर जाएंगे। एंड इसके टॉक्सिन्स को स्प्रे करना है, उसको नहीं स्प्रे करना, उसके टॉक्सिन्स को स्प्रे कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर दो, आरडीटी कर दो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करोगे तो प्लांट के अंदर आप वो जीन इनकॉर्पोरेट करा दो, जीन इनकॉर्पोरेशन इन प्लांट, है ना। बायोटेक में हमने पूरा डिटेल इसका पढ़ा है बहुत प्यार से, बराबर। तो स्प्रे फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दो या आरडीटी कर दो। बच्चों कैसे मरते हैं ये लोग, आपको वो मैकेनिज्म याद होना चाहिए। मैकेनिज्म क्या था बच्चों, ये जो क्रिस्टलाइन टॉक्सिन है ना, क्राइटॉक्सिन एक इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनिशियली, और जैसे ही वो अल्कलाइन पीएच पे पहुंचेगा, अल्कलाइन पीएच कहाँ होता है, इन द गट ऑफ द कैटरपिलर में होता है, इन द गट ऑफ द कैटरपिलर। जैसे ही वो अल्कलाइन पीएच में पहुंचेगा वैसे ही
वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो कैटरपिलर के गट में छेद बना के कैटरपिलर को मार देगा। ठीक है, ये तो बायोटेक का पूरा प्रोसेस है वो, तो हमको वहाँ ज्यादा डिटेल में मैं आपको ले नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमको टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, कर लो उसको नोट, आगे बढ़ते हैं। डन है बच्चों, खत्म कर दिया। Done and noted, done and dusted. Okay, because I have to go to a new page. इस पेज पे भी नहीं हो पाएगा ना, कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। डन, लास्ट वन इधर ही लिख दो बच्चों। ओके, लास्ट वन आ जाएगा हमारा, हमको किल करना है इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स को। इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स को मारना है। इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स को मारने के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं बच्चों? हम यूज कर सकते हैं बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस कौन से जीनस में आता है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैक्यूलोवायरस का जीनस कौन सा है बच्चों? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। ठीक है, बैक्यूलोवायरस आ गया न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस में, तो ये किल कर सकते हैं इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को। ठीक है, हैंडराइटिंग समझ आ रही है ना एंड वाली? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, डन है। ओके, इसके अलावा मेरे बच्चों फंगस, जो प्लांट्स, जो भी प्लांट पैथोजेंस को मारने के लिए फंगस होते हैं सॉइल में, वो प्लांट रूट्स को सेव कर सकते हैं। उनके बारे में भी हम डिटेल में थोड़ा बात करते हैं, वो आगे जाके बात करते हैं। ठीक है, चलो बड़े आगे, खत्म कर दिया सबने लिख के? ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट लिस्ट में जो है हमारे बायो फर्टिलाइजर्स। ये तो बायो कंट्रोल एजेंट्स थे। रेडी है बच्चे सारे? बायो फर्टिलाइजर्स कर दे एक साथ, रेडी? चलो, बायो फर्टिलाइजर्स पे जाना है, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, तो माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में मतलब एज सॉइल एनरिचिंग। बच्चों, सॉइल को अगर आपको एनरिच करना है तो आप एज अ बायो फर्टिलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हो। तो कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस लिस्ट में आ जाते हैं? सबसे पहले फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो इसमें कौन कौन आ गए आपके, देख लीजिए कौन कौन आएंगे इसमें। सबसे पहले कौन आएगा बच्चों? अजोटोबैक्टर और रोडोस्पाइरुलम। अजोटोबैक्टर और रोडोस्पाइरुलम, ये फ्री लिविंग में आ गए। देखो ये क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कैटेगरी आएगा बच्चों, पहले हमने फ्री लिविंग बोला, अब हम बोलेंगे फ्री लिविंग ही है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ही है, बट वो एल्गे टाइप्स के भी होते हैं, लाइक दे ऑलमोस्ट सिंबलाइज लाइक अ एल्गे, वैसे टाइप्स मेरे बच्चे। उसमें आपके कॉम्बिनेशन में आएंगे साइनोबैक्टीरिया, है ना, जितने भी साइनोबैक्टीरिया है वो सारे, एनाबेना, नॉस्टॉक एक्सेट्रा, एनाबेना, नॉस्टॉक एक्सेट्रा, तो सारे फ्री लिविंग की बात हो रही है। उसके बाद मेरे बच्चे वो उसकी बात करनी है जो एक लूज एसोसिएशन रखता है, मतलब इट्स नॉट कंप्लीटली एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनिज्म बट एक लूज एसोसिएशन रखता है। तो लूज एसोसिएशन वाले कौन कौन होते हैं? लाइक नॉट परमानेंट वाले बट लूज एसोसिएशन विद प्लांट्स, लूज एसोसिएशन विद प्लांट्स मतलब प्लांट्स के साथ है इनका एसोसिएशन तब भी है। कौन आ जाएंगे बच्चों? अजोस्पाइरुलम आ जाएंगे, है ना, अजोस्पाइरुलम।
करेक्ट। थर्ड सिम्बायोटिक वाले, थर्ड लिस्ट में आएंगे सिम्बायोटिक वाले, राइजोबियम, फ्रैंकिया, सिम्बायोटिक वाले, नाइट्रोजन फिक्सर्स, राइजोबियम, फ्रैंकिया, ठीक है, सारे बैक्टीरिया का लिस्ट आ गया बच्चों, क्लियर है एकदम, नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो, ठीक है। फंगल में जाते बच्चों, फंगल, फंगल में देखते कौन कौन आया, डन है यहां तक सबका? नोटेड, ओके। फंगल और एल्गल में भी चले जाते हैं, एनसीईआरटी में देखेंगे बच्चों, क्योंकि वहां पे ग्लोमस के बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है ना, तो उसके बारे में हमको देखनी है। सबका ये हो गया नोट करके, हम जा रहे हैं एनसीईआरटी के पास। बायो कंट्रोल एजेंट करा बच्चों हमने, हम जा रहे हैं बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। चलो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज ध्यान दो। ओके हमको करनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपने सब लिख लिया है, तब जाके मैं आपसे एनसीईआरटी रीड करा रही हूँ, एक बार देखो। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी, मतलब हमने पोल्यूशन कुछ करना नहीं है, बिना पोल्यूशन के हमने कुछ अच्छा कर दिया एनवायरमेंट का। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंगाई एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। You have studied about the nodules on the root of leguminous plants of symbiotic association of rhizobium. आपने वो लिख लिया है तो जाने दीजिए। These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms which are used by the plant. Plant उसको use कर पाता है। While other bacteria can fix atmospheric nitrogen while they are free living. अब free living में example कौन आ गए? Azospirillum और Azotobacter. Thus enriching the nitrogen content of the soil. Nitrogen content को इसने enrich कर लिया। Fungus are also known to have forming a symbiotic association with plant. This is the paragraph जिसको मैं कह रही थी, आप लोगों को एक अच्छे से रीड करना चाहिए करके, ध्यान दो। फंगस जब एसोसिएशन करता है प्लांट रूट के साथ, उसको हम कहते हैं बच्चों माइकोराइजा। फंगस और प्लांट रूट का एसोसिएशन, प्लांट का रूट जब एक दूसरे के साथ एसोसिएट करता है, उसको हम कहते हैं बच्चों माइकोराइजा। Many members of the genus Glomus, okay, form mycorrhiza. तो मोस्ट कॉमन जीनस में कौन आएगा? ग्लोमस आएगा। क्या क्या फायदा है देखो, फंगल symbiote in this association absorbs phosphorus from the soil and passes it to the plant. तो फंगस फॉस्फोरस अब्सॉर्ब करके प्लांट को दे रहा है। प्लांट हैज अदर बेनिफिट्स ऑल्सो, अदर बेनिफिट्स में क्या आएंगे? रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, कोई और पैथोजन उसको अटैक नहीं करेगा, टॉलरेंस टू सैलिनिटी, ड्रॉट एंड ओवरऑल इंक्रीजेस इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चे क्लियर है सबको? आगे जाते हैं और डिटेल में बात करते हैं। साइनोबैक्टीरिया को एक अलग इंपॉर्टेंस दिया जाता है। साइनोबैक्टीरिया को अलग इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि दे आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, यानी कि दे कैन मेक देयर ओन फूड, दे कैन मेक एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स। फिर भी उनका एक कुछ काम है इसके अंदर, कैसे? एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये लोग सब खुद का खाना खुद बना सकते हैं। फिर भी इन पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। तो साइनोबैक्टीरिया कहाँ का इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर है? पैडी फील्ड का। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गे यानी कि अगेन साइनोबैक्टीरिया आल्सो एड्स ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। बच्चे क्लियर है? एकदम परफेक्ट है। तो ये सारा जो पैराग्राफ था ये इंपॉर्टेंट था, तो हमने इसके नोट्स बना लिए परफेक्ट एकदम, और हमने एनसीईआरटी भी देख लिया। ये एनसीईआरटी का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमको देखना था। अब हम क्या करेंगे, ये चैप्टर आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ, दिस इज व्हाट आई एम होपिंग एंड आई होप मेरे बच्चों ये वो आपको कंप्लीटली हेल्प करे। अब आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज लाइन बाय लाइन हमने जितने भी सेंटेंसेस देखने थे वो सब कर लिए। तो अब हमको बस एक काम करना है, वो है पीवाईक्यूज को एक बार मेंशन करना है। तो मैं सारे पीवाईक्यूज आपको दिखाती हूँ बच्चों, फटाफट फटाफट हम लोग एक बार पीवाईक्यूज देख लेंगे। रेडी एवरीवन? मैम क्यों फटाफट? बच्चों क्योंकि और भी तो प्रेपरेशन बाकी है ना आप लोगों का। ऐसे थोड़ी कि आप एक ही चैप्टर लेके बैठे हो, एक चैप्टर थोड़ी लेके बैठे हो, और पढ़ाई करनी है ना। हाँ तो रुक जाओ बच्चों, मैं आपको और सेशंस के पीवाईक्यूज में बता देती हूँ। गिव मी अ सेकंड प्लीज।
बच्चों तैयार, बात कर सकते हैं? बच्चों तैयार, बात कर सकते हैं? रेडी? चलो ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन ये रहा, तो इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर सकते हैं क्या हम? एक मिनट बच्चों। हाँ, पहला क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड improves its nutritional value by increasing the amount of dash। नीट 2018 का क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ के आंसर देना है। प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर्स मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में दे देना। Which of the following in sewage treatment removes suspended solids? Suspended solids जिसमें से कौन सा प्रोसेस निकालता है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके सबके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम? कौन सा एकदम करेक्टली मैच्ड है फॉर द प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड? नीट 2017 क्वेश्चन। ओके, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एकदम ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनेरोबिक स्लज डाइजेशन? नीट 2014। यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, ऑप्शंस रीड कर रहे हो, देख रहे हो ऑप्शंस? अब आप समझ गए कहाँ पे मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है। देख लो, आंसर करना है, चैट बॉक्स में आंसर दे दो, कमन। क्वेश्चन नंबर क्या था? ये 3 था, नहीं ये क्या था? 1 2 4th क्वेश्चन था। 4th क्वेश्चन का आंसर दे दो। एक लास्ट क्वेश्चन दे देती हूँ बच्चों, ये रहा आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, ये नहीं 4th 5th हो गया। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन, हाई वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट्स दैट। अगर बीओडी बहुत ज्यादा है, इससे क्या इंडिकेट होता है? नीट 2015 क्वेश्चन, सोच समझ के आंसर देना बच्चों, सोच समझ के आंसर देना, बहुत केयरफुल रहना। परफेक्ट, हो गया बच्चों। विद दिस आई विल वाइंड अप द टॉपिक एंड द सेशन। आई एम होपिंग आप लोगों को बहुत एनरिचिंग था ये वन शॉट ऑफ माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। यूजुअली ये चैप्टर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेके करते हैं। आज मैंने सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है आपके नीट के पर्सपेक्टिव में वो सब बता दिया। ठीक है, एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द कंटेंट। तो कल मैं और एक चैप्टर लेके आऊंगी, आप लोग का प्रेपरेशन प्लीज जोरों शोरों से करते रहो। ठीक है, कल मिलती हूँ। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।